हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर ये आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग घर पे मूवी देखते हो, है ना। तो मूवी में क्या होता है, अगर अचानक से आप पहुंच जाओ या कोई नाटक चल रहा हो या कोई केस आ रहा हो तो वहाँ पे अचानक पहुँच जाओ तो स्टोरी क्या समझ में नहीं आती है ना। स्टोरी समझ में नहीं आती, उसके लिए हमें अपने दोस्त से जो देख रहा होगा उससे पूछना पड़ेगा या फिर उसकी स्टोरी को समझना पड़ेगा, तब आगे की जो स्टोरी है, कहानी है, वो हमारी समझ में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये भी प्रोसेस है कि अगर आपने पहला पॉइंट जो पार्ट नंबर 1 है 2 है अगर नहीं देखा है तो फिर ये समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने पहले जो वीडियो बनाया उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। प्लेलिस्ट पे जाके शिवा साइंस क्लासेज डालिए, आपको पूरा जितने भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसको देख लें। तो आज पार्ट नंबर 3 है और टॉपिक का नाम हमने डाल रखा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, कि किस तरह से पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसी चैप्टर को आज पार्ट नंबर 3 में ही क्लोज करना है। और इस चैप्टर में कुछ जो मेन पॉइंट हैं वो हमने लिख रखे हैं। जैसे पहला पॉइंट है विसरण, दूसरा है गलनांक, फिर क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये सारे पॉइंट आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप कोई भी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, कोई भी स्किप नहीं करेगा, जिससे कि आपको पूरा पॉइंट जो है एक पॉइंट बताएंगे उसको आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये जो आपको बना दिख रहा है ठोस, द्रव और गैस, ये इसका क्या प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ठोस हमने बताया था, ठोस के बारे में पदार्थ के जो कण होते हैं कहाँ पे दूर होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं, तो ये ठोस अवस्था हो गया, ये द्रव अवस्था हो गया और ये गैस। तो क्या कह रहा है कि ठोस को अगर हम ऊष्मा दें, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। जैसे आप एक ठोस में आपको क्या लेना है, बर्फ लेना है, क्या लेना है, बर्फ लेना है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। द्रव में आपको जल ले लेना है और गैस में आपको वाष्प ले लेना है। क्या ले लेना है, वाष्प ले लेना है। तो देखिए बर्फ है, जैसे आप देखो फ्रिज में क्या करते हो, पानी को लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। मतलब कि उसका क्या हुआ, उसके तापमान में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ। देखो जो अवस्था का परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है, या तो दाब में परिवर्तन हो तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, या फिर उसके ताप में परिवर्तन हो, तापमान को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठोस में क्या हुआ, ऊष्मा दी गई, है ना, तो क्या हुआ, वो द्रव अवस्था में बदल गया। द्रव को और ऊष्मा दी गई। जैसे देखो हम क्या करते हैं, पतीली में जल को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। और जो उबलने लगता है तो वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में जो निकलता है वो क्या हो गया, गैस अवस्था हो गया, है ना। तो इसको ऊष्मा देंगे। फिर उसके बाद अगर गैस है, गैस को हम शीतलता प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल में परिवर्तित होगा। द्रव को फ्रीजर में लगाएंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे भी हैं जो ठोस से द्रव में ना बदल के सीधा कहाँ से बदल जाते हैं, गैस में। इसमें हो जाता है ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को भी हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो अब हम पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे, विसरण, गलनांक, क्वथनांक। तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि आपका ये पूरा वीडियो, पूरा जो चैप्टर है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम पहला पॉइंट अपना देखते हैं कि विसरण क्या है। अब देखो बात करते हैं विसरण की। देखो इसके पहले वाले वीडियो में हमने विसरण पे थोड़ा डिस्कस किया था कि विसरण के कारण ही जो ताज़ा बना भोजन है वो क्या होता है, ताज़ा बना भोजन, उसको जब उसकी जो
खुशबू होती है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है क्या? विसरण। और विसरण क्या होता है? देखो विसरण में क्या होता है, विसरण की परिभाषा को हम किस तरह लिखेंगे वो आपको समझना है। जब दो या दो से अधिक मिश्रण मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? विसरण में क्या होता है, जैसे हमने बताया कि भोजन वाला उदाहरण हमने दिया था विसरण में, तो विसरण के कारण ही जो अगरबत्ती है इसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो उसका रीजन विसरण ही होता है। तो आपको परिभाषा भी पता हो गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः अपने आप, स्वतः का मतलब अपने आप एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बनते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गलनांक की, कि गलनांक क्या है, किसको हम गलनांक कह सकते हैं। देखो गलनांक से ही आपको पता चला है कि गलना है ना, तो आप कह सकते हो कि किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह वस्तु गलने लगे, है ना, या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गलनांक। मतलब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। या कह सकते हो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना। मतलब कि किसी पदार्थ का वह ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगे, उबलने की अवस्था में आ जाए तो वह उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, द्रव उबलेगा। यहाँ पे क्या था? कोई ठोस द्रव में बदल जाए तो गलनांक, और यहाँ पे जब कोई द्रव उबलने लगे मतलब कि द्रव से किस में बदलने लगे? वाष्प में बदलने लगे, तो वह प्रक्रिया उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। ऊर्ध्वपातन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी पूछा गया है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। और इसी में दूसरा पॉइंट आता है निक्षेपण। बच्चे पूछते हैं कि निक्षेपण सर का उदाहरण कोई दीजिए, वो निक्षेपण का उदाहरण बुक में भी नहीं लिखा है, तो ऊर्ध्वपातन का तो लिखा है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है ये भी आपको समझना है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो ठोस, अभी हमने बताया कि जो ठोस है वो द्रव में ना परिवर्तित होकर के सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं वो हम समझते हैं। लिख सकते हो कि जो यह एक क्या है? भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आप सीधा परिभाषा लिख सकते हो कि वह अवस्था जो जिस पर कोई ठोस द्रव में न बदलकर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, गलत हो गया था। गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल सीधा सा आप दे सकते हो, कपूर। कपूर को आप रख दीजिए, धूप बाहर रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, और 10-5 मिनट के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो कपूर वहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। आपको कपूर नहीं मिलेगा, आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि हमने इस स्थान पे रखा था कि इस स्थान पे रखा था। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? कपूर ठोस था और वो क्या हो गया? गायब हो गया, मतलब कि वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और एक चीज़ आपको थोड़ा एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आपको इसके कई उदाहरण ऊर्ध्वपातन के आपको याद हो जाएं। देखो, अब ऊर्ध्वपातन का हमको एग्जाम्पल समझना है और बहुत अच्छी ट्रिक हम लेके आए हैं आपके लिए। आप उससे कई एग्जाम्पल याद कर सकते हैं जिससे कि आपको ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल उदाहरण देने में कोई दिक्कत ना आए। देखो लिखा है अनेक, अनेक आए। क्या लिखा है? अनेक आए। आ से हो गया अमोनियम क्लोराइड, ने से हो गया नेफ्थलीन, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। का से कपूर का उदाहरण अभी हमने आपको दिया ही है।
आ से हो जाएगा आयोडीन और ए एंथ्रासिन। इतने से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो। इन सबको जब धूप बाहर रखेंगे, खुले में रखेंगे, तो ये क्या होगा, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये इतने उदाहरण हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं, अनेक आय याद कर लेना है और आपको ऊर्ध्वपातन के इतने सारे उदाहरण याद हो जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन, एंथ्रासिन। ठीक, ये इतने उदाहरण आप याद कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं निक्षेपण की, क्योंकि ऊर्ध्वपातन होता है तो निक्षेपण भी होता है। निक्षेपण में क्या होता है, वो गैस से क्या होगा, ठोस में बदलेगा, है ना, गैस से ठोस में बदलेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं, बरखान। ये क्या होता है, ये एक बालू का स्तूप होता है जहाँ पर बहुत सारे रेगिस्तानों में पाया जाता है बरखान। ठीक, तो बरखान में क्या होता है, निक्षेपण। अब आपको निक्षेपण की परिभाषा की, आप निक्षेपण को किस तरह परिभाषित करेंगे वो आपको समझना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें अपर्दित, जैसे आपने पढ़ा होगा अपर्दन, तो अपर्दन का मतलब जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, मृदा होती है, मिट्टी होती है, तो अपर्दित कण इकट्ठा होकर क्या करते हैं, भू आकृति का निर्माण करते हैं। अपर्दित होकर क्या करते हैं, भू आकृति का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब बरखान समझ लीजिए कि बरखान के हमने बता दिया कि ये एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती। कैसी होती है, आकृति अर्धचंद्राकार होती है और ये अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। बरखान एक उदाहरण है, आपको एग्जाम्पल याद कर लेना है, बुक में शायद नहीं है निक्षेपण का। तो अब आपको इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अब सब हटा करके हम अब बात करते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन का मतलब होता है गलना, है ना। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए तो वह उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, और उसी गलनांक पे आधारित है संगलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि उसके तापमान में परिवर्तन करने से वह ठोस से द्रव में बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको वायुमंडलीय दाब समझना है। क्या समझना है, वायुमंडलीय, ये आपको एक सेंटेंस याद कर लेना है। वायुमंडलीय दाब पर क्या लिखोगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपने पढ़ा कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए आप क्या सकते हो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। किस तरह से, वायुमंडलीय दाब पर, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस का उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या कह सकते हो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में उसके गलनांक पर क्योंकि संगलन है, उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब आपका है वाष्पीकरण। वाष्पन हमने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए थे कि वाष्पन क्या है, और उसी पे आधारित है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब इसको हम किस तरह से कहेंगे, वायुमंडलीय दाब पर, सिर्फ सेंटेंस आपको वही याद कर लेना है, 1 किलोग्राम, ठीक, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, किस पे, क्वथनांक, वहां पे क्या था, उसके गलनांक पर, और यहाँ पे क्या है, क्वथनांक पर क्या होगा, ठोस से क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए क्या होगा, क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी गुप्त ऊष्मा। अब एक बार आपको ध्यान से और समझ लो, अभी हमको लगता है आपके समझ में नहीं आया होगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को आप कैसे परिभाषित करोगे, क्या कहोगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर
गैस में बदलने के लिए, द्रव से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव का उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और इस तरह से आपका आज ये चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ टॉपिक भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर ये भी कंप्लीट होता है। हमने जितने मेन पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो सारे पॉइंट आपके आज हमने इस टॉपिक में क्लियर कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तक बनाया है हमने और उसी में आपके पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा और जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट करके बताइए जिससे कि हम और अच्छा वीडियो आगे बना सकें।